अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने सोचा कि आपसे आईआर के अटेम्प्टिंग टेक्निक पे जो थोड़ी बात करें, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे और ये जो PMS 24 है सिंध का, इसमें काफ़ी मेरे जूनियर दोस्त और बिगनर्स भी बैठ रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि सर हमें कुछ काइंडली बता दें टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा लेक्चर बना लेते हैं और उसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो है ना आईआर का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि जो आपको काफ़ी सारे इसमें तरीके मिल सकते हैं कि भाई किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह थ्योरीज अप्लाई करनी चाहिए, ये वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ जिस तरह मैंने यूँ समझो कि अटेम्प्ट किया है ना अपने अटेम्प्ट्स में, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा स्कोर आया। मेरा PMS 23 में भी 70 यूँ समझो कि अराउंड 70 या 70 प्लस स्कोर आया है पर सब्जेक्ट में, आईआर के जो भी दोनों पेपर्स हैं। तो उस सिलसिले में मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा। आपको काफ़ी अच्छी टीचर भी मिल सकते हैं मार्केट में जो आपको अच्छी तरह से समझा भी सकते हैं, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। फिर आपकी मर्ज़ी, आपको अगर वो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप उनको अप्लाई करें, अगर नहीं लगती तो कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ अपने दोस्तों को या जो भी मुझसे पूछ रहे थे उनको यूँ समझो कि नज़र में रख के ये आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि काफ़ी लोग इस तरह सवाल करते हैं कि सर जो आपकी जो आईआर है तो उसमें जो क्वेश्चन होता है तो उसमें हम किस तरह जो है ना एप्लीकेशन थियरी जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ठीक है, अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल कि भाई जो पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको किसी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें, तो वो आपसे सीधी डिमांड कर रहा है कि आपने वो थ्योरीज डिस्कस करनी है। तो आपने वो उस पर्सपेक्टिव के जो है ना अकॉर्डिंग टू उस पर्सपेक्टिव आपने उसको डिस्कस करना है। फिर आप जो भी ले सकते हैं, जो भी आपको इजी समझ आ सकता है, जिस हिसाब से आप उसको जो है ना कन्विंस कर सकते हैं या अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, तो आप उसको उस हिसाब से समझा सकते हैं। तो बाकी ये होता है कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि जहाँ पे थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो आप उस पर थ्योरी इम्पोज नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने किया है, तो मैंने ये जो मेरे तरीका है, मैं आपको ये अपना यूँ समझो कि एक मैं सेल्फ मॉक्स लेता था अपनी PMS 23 के लिए। तो उसमें जो प्रैक्टिस में करता था, मैं जिस हिसाब से भी अपनी तैयारी की थी, वो मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ कि किसी तरह आपको करना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें ये है कि एक होता है आपका यूँ समझो कि ग्रे स्ट्रक्चर, जो मैंने यूँ समझो कि अप्लाई किया है, जिसकी बुनियाद पे मैंने पेपर्स दी हैं और मेरा स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया है। तो ये जो ग्रे स्ट्रक्चर है, ये आपने भी इसी तरह का यूँ समझो कि स्ट्रक्चर बनाना है, इसी तरह की प्रेजेंटेशन देनी है आपने कॉपी में। तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि ये जो आपका PMS का पेपर होता है, इसमें क्वालिटी भी होती है, क्वांटिटी भी होती है। तो हम कहते हैं जो हमारे बिगनर्स होते हैं या जूनियर्स दोस्त होते हैं, उनको हम कहते हैं कि भाई जो आपकी कॉपी है, जो आपका क्वेश्चन है, वो पर क्वेश्चन आपका कम से कम यूँ समझो कि 10 पेजेस पे जाना चाहिए। तो वो पूछते हैं कि सर 10 पेजेस पे तो पॉसिबल ही नहीं, हम कैसे ले जा सकते हैं। तो उसके लिए ये आपने जो ये मैंने तरीका अप्लाई किया है, ये जिस तरह मैंने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, इसी को अगर आप अप्लाई करेंगे, इसी की आप कॉपी करेंगे ना, तो आई एम श्योर के आपका जो क्वेश्चन होगा वो भी 10 पेजेस पे आ जाएगा यकीनन। तो उसमें ये होगा कि मैंने जो भी PMS के पेपर दिए थे रिसेंटली, तो उसमें आई गॉट फेल्ड इन साइंस, वुड यू बिलीव। सो ये यूँ समझो कि एक नसीब का चक्कर होता है, उसमें आपको तो ये ज़रूर पता चल जाएगा आगे जाके। ये जो आपका CSS PMS होता है ना, इसमें बड़ा रोल होता है, आपका लक का बड़ा रोल होता है। अगर आपका लक साथ देगा ना, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं तो आप मेरी तरह साइंस में भी फेल हो सकते हैं। तो बात करने की ये है कि आपने अगर इसी तरह से पेपर अटेम्प्ट किया, इसी तरह से पर क्वेश्चन आपने 10 पेजेस पे यूँ समझो कि लिखा, तो आई एम श्योर कि उसमें जो आपकी कॉपी होगी, उसमें जो सप्लीमेंट्री कहें या आप सप्लीज कहें, वो आपकी 3 से 4 आ जाएंगी। तो मैंने भी तो ये जो मेरे एक्सेप्ट ऐसे कंपोजिशन मेरे साइंस, मैंने भी जो कॉपीज़ लिखी थी, जो भी मेरे सब्जेक्ट्स थे, उनमें 3 से 4 सप्लीमेंट्री या सप्लीज मैंने लगाई थी। तो इसमें यह होगा कि आपकी
क्वालिटी तो मेंटेन हो जाएगी, आपकी क्वांटिटी भी हो समझो कि मेंटेन हो जाएगी। तो इसमें ये होगा कि भाई क्वालिटी विथ क्वांटिटी आपकी होगी, तो आप इंशाल्लाह अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा और आपकी एलोकेशन बिल्कुल अच्छे ग्रुप में हो जाएगी। क्योंकि पीएमएस में जो अभी वेरी सून कंडक्ट हो रहा है पीएमएस 24, इसमें अराउंड 11,000 कैंडिडेट्स, तो इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो अलोकेशन का मसला होगा वो लोग क्वालिफाई करेंगे, अपीयर होंगे इंटरव्यूज़ में, उसके बाद वो खुद देखेंगे। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके उनको अप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप उसको ही अप्लाई करें, लेकिन अगर आप देखें किसी और का अच्छा स्कोर आया है या कोई और आपको समझा सकता है अच्छी तरह से, तो आप उसको काइंडली फॉलो करें। ये बात तो ठीक है आपकी, आपने सबको तो फॉलो नहीं करना, किसी एक पे ही आपने यूँ समझ बिलीव करके आपने उसको फॉलो करना है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को बाउंड नहीं कर रहा कि आपने यही फॉलो करना है, इस तरह ही लिखना है। ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान है, आपको और भी जो आईआर के यूँ समझो कि बड़े एक्सपर्ट हैं, टीचर्स हैं, मेंटोर्स अकेडमीज़ पे हैं, इंडिविजुअल टीचर्स हैं, मेंटोर्स, वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मुझे कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किया, उसी की बुनियाद पे मैंने कहा कि चलो एक आध क्वेश्चन मैं अपना उनके साथ शेयर कर देता हूँ कि अटेम्प्ट किस तरह करना चाहिए या मैंने किस तरह अटेम्प्ट किया है। तो पहले आपने लाजमी आप अच्छी तरह से सब्जेक्ट कवर करेंगे, उसके बाद ही तो आपको यूँ समझो कि अटेम्प्टिंग की तरफ आना पड़ेगा। पहले तो आप नहीं आ सकते कि विदाउट रीडिंग सब्जेक्ट, विदाउट यूँ समझो कि आपके जो भी डाउट्स हैं सब्जेक्ट के हवाले से, जो भी टॉपिक्स हैं आपके, उनको क्लियर किए बिना तो आप नहीं आ सकते अटेम्प्ट करने। तो पहले आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है आईआर को। उसमें से आपने जो भी नोट्स आपने बनाए हैं या किसी और एकेडमी से या किसी सीनियर से लिए हैं तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अटेम्प्ट करने के बाद आपने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि भाई हमें स्कोर किस तरह आएगा। तो आप लाजमी पूरा यूट्यूब आपका भरा पड़ा है, आप देखेंगे तो आपको यूँ समझो कि हज़ारों आपको एक चैनल्स और ये आपको वीडियोस मिलेंगी। तो आपने सबको देखना है, फिर आपका जो दिल चाहे उसको आपने फॉलो करना है। मैं तो हमेशा से यूँ समझो कि मेरी जो सारी जर्नी रही है एक एस्पायरेंट के हिसाब से, तो मैं तो ये करता था कि मैं सुनता सबकी था, करता अपने मन की था। यू शुड डू द सेम, कि सुनो सबकी करो मन की। तो अब ये है कि कुछ आईआर में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि वहाँ पे थियोरी अप्लाई यूँ समझो कि नहीं हो सकती, लेकिन कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो आपको आपसे डायरेक्ट ये पूछता है कि भाई फ़लानी या फ़लानी थियोरीज में से आपने किसी के पर्सपेक्टिव में फ़लाँ के रिलेशंस लाइक पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे आप बाउंड हो चुके हैं। तो अगर आपसे वो पूछता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन जो हैं वो आप क्लासिकल रियलिज्म और क्लासिकल आइडियलिज्म के किसी भी एक के यूँ समझो के पर्सपेक्टिव में बयान करें तो आप बाउंड हैं। किसी भी एक के यूँ समझो के पर्सपेक्टिव में आपने वो डिस्कस करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपसे वो सिर्फ दो में से एक मांग रहा है तो आप चार थियरीज उसमें जो है ना लिख दें या पर्सपेक्टिव बयान कर दें, तो ये यूँ समझो कि एक ओवर यूज़ हो जाएगा थियरीज का। अगेन तो आप देखेंगे, आप इतना तो आपको पता हो जाएगा कि किस तरह थ्योरी यूज़ करनी है और कौन सी थ्योरी हमें अप्लाई करनी है। सो कमिंग टू द पॉइंट, तो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह मैंने आईआर के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो अच्छा, उसके बाद हमने आपसे कहा था कि हम इंशाल्लाह सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, और मुझे भी जनरल सिंधी के जो लेक्चर्स थे वो अपलोड करने पड़ गए क्योंकि PCS 24 जो सिंध का हो रहा है वो वेरी सून हो रहा है। तो उसमें काफ़ी दोस्त हमारे परेशान थे, हमने कहा कि उनको फैसिलिटेट करें, उनको हेल्प आउट करें। लेकिन आज मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि आईआर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह करना चाहिए। लेकिन आई वुड ट्राई कि मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करूं और उनको यूँ समझो कि अपने मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी मैं अपलोड करूं। तो उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह टाइम के हिसाब से, अगर टाइम मिलता है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट।
तो जो क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं वो ये हैं कि आपने ग्रे स्ट्रक्चर, ये जो लिखा हुआ है ग्रे स्ट्रक्चर, इसको आपने अप्लाई करना है। आप पहले आपने स्टेटमेंट देखनी है कि स्टेटमेंट जो है वो उसमें उसमें क्या कह रहा है। वो जो क्वेश्चन होता है, इस यूँ समझो कि वैसे तो आप देखेंगे तो एक स्टेटमेंट होती है, एक क्वेश्चन आपको नज़र आएगा, लेकिन उसके जो पार्ट्स होते हैं वो 3 से 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना होता है देखने के बाद कि आपने किस जो है ना पार्ट पे ज़्यादा फोकस देना है, किस पार्ट पे कम फोकस देना है। तो आपने, मैं ये कहता हूँ कि फिर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने कम से कम 20 जो है ना हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग्स देनी है आपने, क्योंकि पर हेडिंग यूँ समझो कि 1 मार्क पर हेडिंग। तो आपने इस तरह करना है कि अगर आप 10 या 12 हेडिंग देते हैं तो मेरे ख्याल में इट वुड बी नॉट इनफ, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि हमें स्कोर अच्छा चाहिए तो आपने पर मार्क पर हेडिंग, इस तरह आपने अपने आप को जो है ना मोटिवेट करना है और अपने आप को कन्विंस करना है कि हमें भी इसी तरह से यूँ समझो कि पेपर अटेम्प्ट करना है और इस तरह हमें भी बनानी है सब हेडिंग्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ क्वेश्चन इस नेचर के होते हैं कि वहाँ पे इतनी सब हेडिंग्स नहीं बन सकती। हाँ, आई एग्री कि उसमें लाइक आपका जो टर्मिनोलॉजी है या इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे आपसे अगर कुछ इस तरह की थियरीज मांग रहा है, बायोलॉजिकल थियरीज या कोई भी नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में अगर कोई एक आपसे मांग रहा है तो उसमें आप नहीं दे सकते सब हेडिंग्स। तो आप उनको छोड़ के बाकी जो जिस तरह आपका ये IR है, ये पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है या इस तरह के और भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो इसमें तो आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल यूँ समझो कि इस तरह की सब हेडिंग्स बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाना है क्वेश्चन का आंसर देने में। इस हिसाब से आपका जो स्कोर आएगा इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा आएगा और आपकी जो लेंथ होगी पर आंसर की वो आपकी 10 पेजेस से बिल्कुल कम नहीं होगी। आई एम श्योर कि इतनी हो जाएगी। तो उसमें करना ये है, आपने पहले स्टेटमेंट देखनी है कि भाई क्वेश्चन क्या मांग रहा है, वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अभी है कि डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशंस, डिस्कस इट्स चेंजिंग आर इवॉल्विंग स्कोप। अभी हमने पढ़ा नहीं है कि स्कोप क्या है IR का, हमने डिस्कस नहीं किया, कोई लेक्चर हमने नहीं दिया, मैं आपसे जस्ट शेयर कर रहा हूँ जो मैंने लिखा हुआ है पहले, ठीक है। तो आपने देखना है कि भाई यहाँ पे हमें ज़्यादा वेटेज देना है या नीचे वाले पार्ट में हमें ज़्यादा वेटेज देना है। तो ये आपने पढ़ के डिसाइड करना है। ये आपको ये चीज़ें कैसे आएंगी, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा चेकिंग करवाएंगे आप, तब आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रीएम्बल मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखें, ये इंट्रोडक्शन का सिनोनिम है। उसके बाद इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कोई और वर्ड अगर आपको मिल सकता है तो आप वो भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके अलावा आप किसी और वर्ड को भी ले सकते हैं, प्रोलॉग होता है यहाँ पे, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंट्रोडक्शन मैंने तो ये जस्ट ऐसे यूँ समझो कि भाई ठीक है, कापी जो मेरी कापी जो है वो कुछ थोड़ी यूनिक नज़र आए, तो ये ऐसे आप इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, लेकिन बार बार आप रिपीट करेंगे इंट्रोडक्शन को, थोड़ा बोरिंग फील हो जाएगा। लेकिन लिख भी सकते हैं आप, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है इसमें, कोई गलत बात भी नहीं है। तो मेरी यूँ समझो कि एक नेचर रही है कि मैं इस तरह सिनोनिम यूज़ करता हूँ, प्रीएम्बल, प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन, इस तरह। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया, वो आपका इसी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, चाहे उसमें एक पार्ट है, 2 है या 3 पार्ट है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन ब्रेक करेंगे तो उसमें आपको पार्ट्स मिलेंगे। तो उस हिसाब से आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन आपका ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। ये आपका जो इंट्रोडक्शन है इसमें आपने ऐसे वाले रूल्स नहीं अप्लाई करने, जो इंट्रोडक्शन ऐसे का होता है ना, यहाँ पे आपने वो रूल बिल्कुल अप्लाई नहीं करने। अगर आप वो रूल अप्लाई करने पे बैठ जाएंगे तो आपका जो टाइम है वो बिल्कुल आपके लिए कम पड़ जाएगा और आपका जो पेपर होगा वो अच्छी मार्क्स नहीं ले सकेगा। तो आपने यहाँ पे जस्ट जो आपने क्वेश्चन में पूछा गया है उसका इंट्रोडक्शन देना है, सब चीज़ों को यूँ समझो कि टच देना है आपने कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपने नीचे आके किसी भी जो भी आपका यूँ समझो कि जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम IR डिस्कस करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपने जो भी आपका थियरिस्ट है, जो भी एक्सपर्ट है आपका, जिसको IR पे यूँ समझो कि अबूर है या एक क्या कहते हैं कि उसकी बड़ी ग्रिप है IR पे और वो मशहूर बंदा है, तो उसको आपने कोट करना है। इंट्रोडक्शन लिख के नीचे उसी की कोटेशन इसी तरह यूँ समझो कि बड़े अल्फाज में देनी है।
ये डेविड हेल्ड सेज, जिस तरह मैंने लिखा है आप भी इसी तरह कर सकते हैं, ताकि उसको पता चले भाई जब जिस बंदे की कॉपी मेरे पास आई है ये कोई आम बंदा नहीं, ये IR का ही बंदा है, ठीक है। हमें जस्ट स्कोर लेना है। तो इस तरह आपने इंट्रोडक्शन में से ही करना है। उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर के लिए आपने इसी तरह की प्रेजेंटेशन बनानी है। आप यूँ समझो कि ये आप उसको एक कहते हैं ना कि भाई हम कहते हैं कि टेलर आपका जो होता है, कोई भी मूवी आती है ना उसका टेलर वगैरह आता है, यूँ समझो कि इट इज़ लाइक अ टेलर, कि आपने जो भी आगे डिस्कस करना है वो यहाँ पे आपने दिया है, ठीक है। वो इसी तरह से आपने इस प्रेजेंटेशन आपकी इससे अच्छी भी हो सकती है। मैं आई एम नॉट गुड एट प्रेजेंटेशन, सो मैंने ट्राई किया था, सो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपने एक पेज यहाँ पे देना है। तो ये इसी तरह कितने पेज हो गए? 2 पेज। अभी वहाँ पे पूछ रहा था कि डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑब्वियसली आपने यहाँ पे डिफाइन करना। आप अपने वर्ड्स में दे रहे हैं यहाँ पे तो लाजमी आप भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ नीचे आपने किसी अच्छे के जो आपका यूँ समझो कि IR का थियरिस्ट है, एक्सपर्ट है, उसको आप कोट कर सकते हैं। जैसे मैंने पामर एंड पर्किंस को यहाँ पे यूँ समझो कि कोट किया है। इससे क्या हो जाएगा, जो आप चीज़ें डिस्कस करेंगे फिर आप कोट करेंगे किसी को या किसी की सेंग डालेंगे तो फिर आपकी यूँ समझो कि वो चीज़ बिल्कुल प्रूफ के साथ साबित हो जाएगी। उसके बाद हम इसको वेट दे रहे हैं। भाई यहाँ पे जस्ट पूछ रहा था कि डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशंस, हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम इसका जो चेंजिंग या इवॉल्विंग स्कोप है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारा यूँ समझो कि रियल क्वेश्चन है वो शुरू हो रहा है। तो हम इस तरह से स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये पार्ट है क्वेश्चन का, मेन क्वेश्चन का। अगर हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये पहला पार्ट था। अब ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, द इवॉल्विंग स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद ये हमारी मेन हेडिंग है, ठीक है। ट्रेडिशनल फोकस प्री 20th सेंचुरी टू कोल्ड वॉर एरा। इसमें आप इससे ज़्यादा अच्छा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी जो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि एक क्वेश्चन आपको अच्छा आ रहा है और 2-3 आपके बिल्कुल सही नहीं आ रहे, तो आप एक अच्छे वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे दें और वहाँ पे किसी एक पूरे क्वेश्चन को छोड़ दें, आप अटेम्प्ट नहीं ना कर सकें, तो आपका स्कोर बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस हिसाब से ये जो ट्रेडिशनल फोकस प्री 20th सेंचुरी टू कोल्ड वॉर एरा था, ये स्टेट सेंट्रिक पॉलिटिक्स थी, ठीक है। तो उसमें क्या था, वार एंड पीस डिप्लोमेसी थी। उसके बाद रियलिज्म एंड बैलेंस ऑफ पावर, कॉलोनियलिज्म एंड एम्पेरियलिज्म, कोल्ड वार राइवलरीज। अगेन मैं आपसे ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अटेम्प्ट किस तरह करना चाहिए IR का क्वेश्चन। हम ये चीज़ें या जो एक स्कोप ऑफ IR है वो हम उसके लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहाँ हम नहीं कर सकते। हम यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अटेम्प्ट किस तरह करना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एक हम मेन हेडिंग पे आते हैं। सेकंड मेन हेडिंग, यहाँ पे नंबर मैंने दिया हुआ है, पोस्ट कोल्ड वार पीरियड 1991 टू अर्ली 21st सेंचुरी। इसमें क्या था, द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द राइज ऑफ रीजनलिज्म लाइक यूरोपियन यूनियन, आसियान एंड नेटो। उसके बाद ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी प्रोमोशन। उसके बाद राइज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म लाइक यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उसके बाद हमने थर्ड यूँ समझो कि मेन हेडिंग दी है। अभी ये जो क्वेश्चन का पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट, उसी की ये मैंने यूँ समझो कि मेन हेडिंग देके नीचे हमने सब हेडिंग्स दिए। तो द 21st सेंचुरी मल्टीपोलरिटी एंड न्यू चैलेंजेस। तो ये द डिक्लाइनिंग डोमिनेंस ऑफ US, द राइज ऑफ ब्रिक्स एंड BRI, ट्रेड वार्स, अ शिफ्ट टुवर्ड्स इकोनॉमिक नेशनलिज्म, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स लाइक RCEP, एशिया पैसिफिक, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस लाइक एप्पल, अमेजन, हवाई, cyber security and information warfare, terrorism and extremism, climate change diplomacy, Paris agreement, COP28। तब यही था मेरे ख्याल में, अब भी शायद वेरी रिसेंट यही हुआ है। अच्छा, पैंडमिक एंड ग्लोबल हेल्थ, चेंजिंग रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद ये आपका टू सम अप आ गया। तो इसी तरह आप भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे पास पड़ा है, ये है कि चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स इन पावर पॉलिटिक्स इन यूरोप इज अ थ्रेट टू चेंज वर्ल्ड ऑर्डर, क्रिटिकली इवैल्यूएट द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर।
तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रीएम्बल या प्रोलॉग जो भी लिखें आप, उसके नीचे हम किसी अच्छे थियरिस्ट को या जो आईआर का एक्सपर्ट होगा उसी को हम कोट करेंगे, या इमैनुअल मैक्रोन या कोई आपका यूँ समझो कि कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है जिसकी स्टेटमेंट आपकी या उसकी कोटेशन या सेइंग आपके टॉपिक से मिलती जुलती है, तो उसी को आप कोट कर सकते हैं जो मशहूर भी हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी लोकल को कोट करें जो आपका यहाँ पे बिल्कुल सेंस नहीं देगा। ये इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है, इसको मैंने किया, ये इसकी जो यूँ समझो कि कोटेशन थी वो बिल्कुल आपके टॉपिक से मैच करती है, या उसको मेरा जो राइटअप था, जो मेरा आंसर था, मेरा जो ओपिनियन था, तो उससे मैच करती है, उसको स्ट्रांग करने में हेल्प कर रही थी, तो इसलिए मैंने उसको कोट किया है। ठीक है, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ ग्रे स्ट्रक्चर, आप इससे अच्छा भी बना सकते हैं। आई एम नॉट गुड एट प्रेजेंटेशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑन यूरोप्स पावर पॉलिटिक्स, इसमें आपने अगेन किसी अच्छे से एक्सपर्ट को या उसको आपने कोट करना है। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद की प्लेयर्स आपने यहाँ से नीचे लिखने हैं। की प्लेयर्स लाइक आपने वहाँ पे बताना है कि भाई कौन से की प्लेयर्स हैं आपके। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिखे थे, मुझे यहाँ पे लिखने चाहिए थे। ये फ्रांस, रशिया, जर्मनी, चाइना, यूके, पोस्ट ब्रेग्जिट, ये इसी तरह यूँ समझो कि आपका पेज फुल होना चाहिए। उसके बाद changing global dynamics in the context of power politics in Europe, rise of multipolarity, decline of US hegemony, growing Russian assertiveness, China's inroads into Europe, Brexit and EU realignment। अच्छा, उसके बाद how Europe's changing global dynamics is a threat to world order, तो यहाँ पे rise of nationalism increases tensions between nations, multipolar chaos reduces US influence, trade wars disrupt global supply chains, military buildups and proxy wars, cyber security threats and disinformation। अच्छा, फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, वहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि किस तरह वहाँ से पूछ रहा था। तो ये चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स इन पावर पॉलिटिक्स इन यूरोप इज अ थ्रेट टू चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, क्रिटिकल द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। तो हमने यहाँ पे इसको देखा है कि किन पार्ट्स में डिवाइड है, तो हमने उसको उस हिसाब से देखा। यहाँ पे फ्यूचर मांग रहा है तो हमने ये फ्यूचर डिस्कस किया है। राइज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन, डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल्स। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट्स इन ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, एडवांस ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज, एडवांस्ड टेक ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक एंड सोसाइटीज, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं आप, ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद इमर्जिंग टेक रीशेप्स जियो पॉलिटिक्स। यहाँ पे आपका टू सम अप आपका यूँ समझो कि कैलकुलेशन आ गया। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे कि हमारे कितने यूँ समझो कि पेजेस बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ये 11वां सम अप यहाँ पे आ रहा है। तो आपका भी जो क्वेश्चन होगा उसकी लेंथ आप इस तरह बढ़ा सकते हैं। अगेन हम इसको काउंट करते हैं कि कितने हैं। यूँ समझो कि 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 पे आ गया। तो किसी की राइटिंग की यूँ समझो कि जो फ़ॉन्ट साइज़ होगी वो अगर बड़ी है तो वो इससे ज़्यादा भी पेजेस कवर कर सकता है। तो चलो, ये था हमारा आज की तरफ से कि हमें किस तरह आईआर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आप अगर इस तरह अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, तो आई होप एंड आई एम वेरी श्योर कि आपका स्कोर भी अच्छा आएगा और आप अच्छा लिख सकेंगे। तो अगर इस तरह की प्रैक्टिस आपने की तो आपका यूँ समझो कि स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और आपने ये इस तरह की प्रैक्टिस करके आपने काइंडली किसी अच्छे टीचर से, किसी सीनियर से चेकिंग ज़रूर करवानी है। उसमें ये जो आपका जो क्वेश्चन ब्रेक करते हैं, ये इस तरह की जो प्रैक्टिस है या अंडरस्टैंडिंग है ना, ये आपकी तब बनेगी जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगी। अदरवाइज़ ये आपके लिए डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा। और काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हम लिखते भी अच्छा हैं लेकिन हमारा स्कोर नहीं आता। तो उनका ये होता है कि वो जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं लिखने के लिए, उसमें
वो वेटेज देना होता है कि फॉर एग्जांपल कि एक क्वेश्चन में 3 या 4 पार्ट्स हैं, तो उसमें जो चौथा पार्ट है उस पर ज़्यादा वेटेज देना है, तो वो वेटेज उसको कम देते हैं, तो उसका स्कोर बिल्कुल कम आता है। तो ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आएंगी, आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह की तो रोज़मर्रा, तो ये चीज़ें आपकी आहिस्ता आहिस्ता कवर होती जाएंगी। अच्छा, ये था हमारा IR का यूँ समझो कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे लेक्चर। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम IR पे कुछ लेक्चर्स अपलोड करें अपने YouTube चैनल पे। तो काइंडली अगर आप इसी तरह की वीडियोस और इस तरह की यूँ समझो कि नॉलेज और इस तरह के सब्जेक्ट आप कवर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।